सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। हेमेटोलॉजी के बचे हुए टॉपिक्स जो पोर्शन बचा हुआ है डील करने वाले हैं अपन। क्या क्या पढ़ लिया हेमेटोलॉजी में अभी तक अपन ने, शुरू से लेकर अब तक क्या बचा हुआ है, यदि उसको समराइज करके बताऊं तो सबसे पहले हेमेटोलॉजी की शुरुआत प्लाज्मा से हुई थी, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अगला पोर्शन अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, बोले तो ब्लड सेल, जिनके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूं आरबीसी, टोटली, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। विस्तृत तौर पर मैं ये तीनों टॉपिक पढ़ा चुका हूं। इसके बाद हीमोपोइसिस अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हीमोपोइसिस में आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और प्लेटलेट का निर्माण अपन ने पढ़ लिया। हीमोपोइसिस में आरबीसी का निर्माण, खासकर एरिथ्रोपोइसिस पढ़ने के बाद सारे तरह के एनीमिया मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डील किया था लास्ट में ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप में दोनों तरह के ब्लड ग्रुप का अध्ययन अपन कर चुके हैं। दोनों तरह के ब्लड ग्रुप बोले तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएस सिस्टम, ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब अपन को आगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पोर्शन बाकी है, यदि उनको डील किया जाए तो अपन को पढ़ना है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। इसके बाद अपन को पढ़ना है हीमोस्टेसिस कि बॉडी में कहीं भी ब्लड वेसल को चोट लगने पर कैसे ब्लडिंग रुकती है, क्लॉटिंग क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक तौर पर डिसऑर्डर जो क्लॉटिंग से संबंधित होते हैं, ब्लीडिंग से संबंधित होते हैं, बोले तो हीमोफीलिया, परप्यूरा। क्लॉटिंग को रोकने वाले सबस्टेंस हेपेरिन और वारफेरिन, बोले तो एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो ये 4 टॉपिक बचे हुए हैं अपने ब्लड में। तो ब्लड ग्रुप का पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद उससे अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, जिसके अंदर बीमारी जो आती है उस पर्टिकुलर बीमारी को नाम दिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। लास्ट लेक्चर की यदि अपन बात करें तो लास्ट लेक्चर में आरएस सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चनों को मैं आपको बता चुका। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले इंसान में कौन सी तो एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ए बी और ओ वाला इंसान किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। फादर मदर का ब्लड ग्रुप ये है तो इनसे होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका। फिर आरएस सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया था, तो 2 मिनट में उसको समराइज कराऊं। आरएस सिस्टम के आधार पर 2 तरह के इंसान होते हैं। 85% लोग होते हैं आरएच पॉजिटिव और केवल 15% लोग होते हैं आरएच नेगेटिव। दुनिया के वह इंसान जिनकी आरबीसी की सरफेस पर डी एंटीजन होती है वो आरएच पॉजिटिव, वो इंसान जिनकी आरबीसी की सरफेस पर डी एंटीजन नहीं होती वो आरएच नेगेटिव होते। आरएच नेगेटिव वाला इंसान आरएच नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। आरएच नेगेटिव वाला इंसान आरएच पॉजिटिव को भी दे सकता है। आरएच पॉजिटिव इंसान आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बट केवल एक कंडीशन, आरएच पॉजिटिव वाला इंसान आरएच नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता और नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, गलती से कभी दे दिया तो 72 घंटे के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी में वह दोबारा ब्लड रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी शरीर में बन चुकी। तो एक इक्वेशन दिमाग में रखनी है, आरएच पॉजिटिव वाला इंसान कभी भी आरएच नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था इसके अंदर इनहेरिटेंस वाला।
फादर भी RH पॉजिटिव है। इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं केवल, फादर भी RH पॉजिटिव, मदर भी RH पॉजिटिव, तो होने वाले बच्चे 75% पॉजिटिव और 25% नेगेटिव। फादर भी RH नेगेटिव, मदर भी RH नेगेटिव, तो होने वाले बच्चे 100% RH नेगेटिव। फादर मदर में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो होने वाले बच्चे 50% पॉजिटिव होंगे और 50% नेगेटिव होंगे। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन बीमारी पढ़ते हैं, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। देखें, यह भी इनहेरिटेंस का डिसऑर्डर है। सामान्यतः इसमें बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बता दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के प्रिवेंशन के लिए एंटी डी गामा ग्लोबुलिन या रोगाम का इंजेक्शन लगाते हैं। उस रोगाम के इंजेक्शन की रूट क्या होता है? पहला क्वेश्चन है रूट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, कि उस इंजेक्शन को RH पॉजिटिव बच्चे के जन्म लेने के कितनी देर बाद लगाते हैं? 24, 48, 72 या 96 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन, उसकी डोज क्या होती है? 300 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 1200 माइक्रोग्राम या 1500 माइक्रोग्राम। ये तो रोगाम से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक RH नेगेटिव मदर जो एक RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप हो गया है, तो उस बच्चे को इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो कौन सा ब्लड उसमें देना चाहोगे? बच्चा RH पॉजिटिव है, शुरुआती 24 घंटे में कौन सा ब्लड देना उचित होगा? RH पॉजिटिव देना चाहोगे, RH नेगेटिव देना चाहोगे, या दोनों में से कोई सा भी दिया जा सकता है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो इसमें बनते हैं। तो पूरी थीम के साथ कंसेप्चुअल तरीके से मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बशर्ते आपका ध्यान पूरी तरीके से यहां बना हुआ रहे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें, फादर मदर दोनों RH पॉजिटिव हैं। फादर मदर दोनों RH पॉजिटिव हैं। ये भी RH पॉजिटिव है, मदर भी RH पॉजिटिव है। ये मदर का यूट्रस मान लो, ये इसमें बेबी मान लो। फादर मदर दोनों RH पॉजिटिव हैं। ये इनका बच्चा है, पहला बच्चा है, मदर है RH पॉजिटिव। अब पहले तो आप खुद बताओ, इनसे होने वाला बच्चा हो सकता है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d। पॉजिटिव बच्चा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों इक्वेशन पढ़ेंगे अपन। मान के चलो इनका बच्चा भी है पॉजिटिव, मान के चलो इनका बच्चा भी है पॉजिटिव और मदर भी है पॉजिटिव, तो ये शायद आप भली भांति समझ चुके हैं, पूरे 9 महीने तक मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता। पूरे 9 महीने के दौरान मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता, परंतु जब डिलीवरी होती है, देखिए इस पॉइंट पर सारा का सारा कंसेप्ट बेस है, विशेष तौर से समझे। परंतु जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड, बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाता है। बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली पूरे 9 महीने तक किसी भी तरीके से मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता, परंतु जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का ड्यू टू सम अननोन कॉज की वजह से बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर के अंदर जाता है। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। फादर पॉजिटिव, मदर पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव, डिलीवरी होगी 9 महीने बाद। पॉजिटिव बच्चे का ब्लड पॉजिटिव मदर में जाएगा, पॉजिटिव बच्चे का ब्लड पॉजिटिव मदर में जाएगा। खुद बताओ कोई समस्या होने वाली है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड रिसीव कर सकता है। बट यदि बच्चा नेगेटिव हो तो
यदि बच्चा नेगेटिव हो तो क्या ग्रीवेंसेज हो सकते हैं? सोचो, बच्चे का ब्लड मदर में जाएगा, बच्चा है नेगेटिव, मदर है पॉजिटिव। सोचो, नेगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा, पढ़ा है अपन ने, नेगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा, कोई समस्या है क्या? नहीं है। इसका मतलब यदि कपल का ब्लड ग्रुप ये है, यदि कपल का ब्लड ग्रुप ये है, तो क्या उनमें इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जहां पर फादर भी पॉजिटिव होगा, मदर भी पॉजिटिव होंगी, बच्चा पॉजिटिव हो तो भी कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव हो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये है, फादर भी नेगेटिव और मदर भी नेगेटिव, फादर भी नेगेटिव और मदर भी नेगेटिव। सोचो आप, होने वाले बच्चे, ध्यान हो तो 100% बच्चे नेगेटिव होंगे। स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, दोनों से होने वाले 100% बच्चे नेगेटिव होंगे। सोच के चलो, नेगेटिव बच्चा हो रहा है यूट्रस में, मदर भी नेगेटिव है, जब 9 महीने पूरे होंगे तो नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव में जाएगा। बताओ कोई समस्या है क्या? नहीं है। नेगेटिव वाला नेगेटिव का ब्लड ले सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 2 में भी कोई समस्या नहीं आने वाली, इक्वेशन नंबर 2 में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। एक कंसेप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन इसको। क्या है वो कंसेप्ट? पूरे 9 महीने तक बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, परंतु जब डिलीवरी पूरी हो जाती है तो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर के अंदर एंटर करता है। अगर वो मिसमैच वाला हुआ, जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव में चला गया, तो समस्या आएगी, बाकी कहीं समस्या नहीं आनी। तो देखो, फादर मदर दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। फादर मदर दोनों नेगेटिव, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, फादर तो है नेगेटिव और मदर है पॉजिटिव, फादर तो है नेगेटिव और मदर है पॉजिटिव। गौर करो, मदर पॉजिटिव है, यूट्रस में बेबी है, मदर पॉजिटिव है, यूट्रस में बेबी है। अच्छा, बेबी कैसा हो सकता है? इनसे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पढ़ा है अपन ने इक्वेशन, 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव, तो दोनों हो सकते हैं। मान के चलो बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव है। सोचो आप, जब 9 महीने में इसकी डिलीवरी होगी तो बच्चे का ब्लड मदर में जाएगा, बोले तो पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा। क्या कोई समस्या आ सकती है? नहीं आएगी, पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा। बट यदि बच्चा नेगेटिव हुआ तो, यदि बच्चा नेगेटिव हुआ तो सोचो कोई समस्या आएगी क्या? तब भी नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। तो देखो, समझ क्या पा रहे हैं अपन कि मदर यदि पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं, मदर यदि पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं है। तो मतलब यह हुआ, तीसरी इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तीसरी इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ रहे हैं अपन? फादर मदर दोनों पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं होगी, फादर मदर दोनों नेगेटिव है तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि होने वाले समस्त बच्चे नेगेटिव होंगे। फादर नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आखिर कब आएगी समस्या? एक ही कंडीशन में वो समस्या आएगी, और वो समस्या तब होगी जब फादर तो होंगे पॉजिटिव, फादर तो होंगे पॉजिटिव और मदर होगी नेगेटिव। देखो, मदर नेगेटिव है, ये मदर का यूट्रस है, मदर है नेगेटिव, और यदि इनसे होने वाला बच्चा नेगेटिव हुआ, यदि इनसे होने वाला बच्चा नेगेटिव हुआ, 9 महीने की डिलीवरी में नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव में जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बट समस्या कब आएगी? जब ये बच्चा पॉजिटिव होगा। सोचो आप, जब ये बच्चा पॉजिटिव होगा, 9 महीने बाद जब इसकी डिलीवरी होगी और प्लेसेंटा सेपरेट होगा, तो इस पॉजिटिव बच्चे का ब्लड नेगेटिव मदर में जाएगा
और नेगेटिव मदर में जाने का परिणाम क्या होगा? मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी, मदर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। क्यों हुआ एंटीबॉडी का निर्माण? इसको यूं समझो, ये इस तरीके से हुआ कि नेगेटिव इंसान ने पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर लिया, नेगेटिव इंसान ने पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर लिया, और अब आने वाली जो इसकी संतान होंगी उनमें यह बीमारी होने की संभावना होगी। तो आपको सारी इक्वेशन मैंने समझा दी। सारी इक्वेशन में से केवल एक इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर गड़बड़ी होने की संभावना है। सारी इक्वेशन में से एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। और कौन सी इक्वेशन है वो? जब फादर पॉजिटिव हो, मदर नेगेटिव हो और होने वाला बच्चा भी पॉजिटिव हो। फादर पॉजिटिव हो, मदर नेगेटिव हो और होने वाला बच्चा भी पॉजिटिव हो, तो समस्या आने वाली है। अब इसको समझें आप, कैसे आएगी समस्या। फादर हो गए पॉजिटिव और मदर है नेगेटिव, फादर पॉजिटिव और मदर है नेगेटिव। विशेष तौर से ध्यान रहे, ये 9 महीने की प्रेगनेंसी है, दोनों ने प्लान बनाया पहले बच्चे का, पहला बार कंसीव किया है मदर ने। देखो गौर करो, मदर है नेगेटिव, पहला बच्चा इसके यूट्रस में आया है, बच्चा है यदि पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझें अपन कि मदर में आरबीसी का निर्माण हो रहा है। ये मदर की आरबीसी, ये मदर की आरबीसी है। मदर की आरबीसी पर कोई भी डी एंटीजन नहीं है, मदर की आरबीसी पर कोई भी डी एंटीजन नहीं है। ये बच्चा है, बच्चा अपनी आरबीसी खुद बना रहा है, परंतु बच्चे की आरबीसी पर डी एंटीजन लगी हुई है। गौर करो आप, बच्चे की आरबीसी पर डी एंटीजन लगी हुई है। अब 9 महीने तक ना तो मदर की आरबीसी बच्चे में जाएंगी और ना बच्चे की आरबीसी मदर में जाएंगी। तो ये पहला बच्चा हो रहा है, यह इनका फर्स्ट बेबी है। इसका मतलब है फर्स्ट बेबी में शायद कोई समस्या नहीं आने वाली है। 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने पूरे होने के दौरान किसी भी तरह की एंटीजन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में नहीं जाती। 9 महीने के दौरान जब डिलीवरी हुई तो प्लेसेंटा रप्चर हुआ और इस बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में चला गया। 5 से 10 ml ब्लड मदर में चला गया। गौर करो आप, मदर में गया है जो 5 से 10 ml ब्लड बच्चे का, इस बच्चे की आरबीसी की सरफेस पर क्या लगी हुई है? डी एंटीजन। डी एंटीजन लगी होने का मतलब क्या है? मदर के ब्लड में जब ये आरबीसी जाएंगी तो इनको फॉरेन बॉडी समझा जाएगा, और फॉरेन बॉडी समझने का मतलब होगा 72 घंटे के अंदर मदर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। 72 घंटे में मदर के अंदर हजारों लाखों एंटीबॉडी का निर्माण हो गया, ये निर्माण हो गया। बट पहले बच्चे में कोई समस्या आई क्या? नहीं आई। बट पहला बच्चा मदर को क्या दे गया? एंटीबॉडी दे गया। पहला बच्चा मदर को क्या दे गया? एंटीबॉडी दे गया। बट मदर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई, तो ये पहला बच्चा सेफ हो गया। आगे बढ़े आप। यही कपल 3 साल बाद यह दूसरे बच्चे की प्लानिंग करते हैं। अच्छा, 3 साल बाद वापस से फीमेल प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने का मतलब फीमेल क्या है? नेगेटिव, हस्बैंड है पॉजिटिव। अब ये दूसरा बच्चा भी मान के चलो है पॉजिटिव, दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव है। अब आप सोचो, ये बच्चा जो पॉजिटिव है ये 2-3 महीने बाद आरबीसी बनाएगा और 3 महीने बाद प्लेसेंटा का निर्माण भी स्टार्ट हो जाएगा। जो ये आरबीसी बनाएगा वो पॉजिटिव होंगी। ये बच्चा जिन आरबीसी का निर्माण करेगा वो आरबीसी पॉजिटिव होंगी। 3 महीने में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। ये प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। अपन ने डिस्कस किया है प्लेसेंटा से एंटीजन तो नहीं गुजरती, प्लेसेंटा से एंटीजन तो नहीं गुजरती, बट एंटीबॉडी तो गुजर सकती है। देखो ये एंटीबॉडी पहले बच्चे के द्वारा बन गई थी, ये एंटीबॉडी 3रे महीने, 4थे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बच्चे में पहुंचेंगी। बताओ, एंटीबॉडी पहुंच गई इस बच्चे के अंदर। एंटीबॉडी पहुंचने का क्या परिणाम होगा? ये बच्चे की आरबीसी को खाने लगेंगी और बच्चे की आरबीसी नष्ट होने लगेंगी।
बच्चे की आरबीसी नष्ट होने लगेंगी। बच्चे की आरबीसी नष्ट हो रही है चौथे महीने, 5वें महीने या फिर 6ठे महीने। अच्छा, जब ये आरबीसी नष्ट हो रही है तो बच्चे का जो बोन मैरो है वो जल्दी जल्दी आरबीसी बना रहा है। बच्चे का बोन मैरो जल्दी जल्दी आरबीसी बना रहा है। सोचो, बच्चे का बोन मैरो जब जल्दी जल्दी आरबीसी बनाएगा तो क्या वह आरबीसी मैच्योर हो पाएंगी? नहीं। इसका मतलब है बच्चे के अंदर जो आरबीसी बन रही हैं वो इमेच्योर बन रही हैं, 20 माइक्रोन साइज की बन रही हैं। ध्यान हो तो पढ़ाया था मैंने, 20 माइक्रोन की इन आरबीसी को बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्ट। इन आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। तो इसका मतलब यह हुआ इस बच्चे के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर बढ़ गए। इस बच्चे के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर बढ़ गए। गौर करो आप, ल्यूकोसाइट का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट का बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस, एरिथ्रोब्लास्ट का बढ़ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्ट का बढ़ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस। किसमें बढ़े हैं ये नंबर? फीटस में बढ़े। किसमें बढ़े हैं ये नंबर? फीटस में बढ़े हैं। सो दैट्स वाई बीमारी को नाम देंगे अपन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। बीमारी को नाम देंगे अपन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। शायद इसका नाम का अर्थ आपको समझ में आ गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब बता दो, इंक्रीज नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। किसमें बढ़ रहे हैं ये? फीटस में बढ़ रहे हैं। सो दैट्स वाई बीमारी का नाम दे रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यहां पर गौर करें आप, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे में एरिथ्रोब्लास्ट क्यों आई बहुत ज्यादा? कारण है बच्चे का बोन मैरो जल्दी जल्दी आरबीसी बनाने लगा। अच्छा, बच्चे का बोन मैरो जल्दी जल्दी आरबीसी क्यों बनाने लगा? क्योंकि बच्चे के अंदर आरबीसी जल्दी जल्दी नष्ट होने लगी। बच्चे के अंदर आरबीसी जल्दी जल्दी क्यों नष्ट होने लगी? एंटीबॉडी से नष्ट होने लगी। अच्छा, एंटीबॉडी कहां से आई बच्चे के अंदर? मदर से आई। अच्छा, मदर में एंटीबॉडी कहां से आई? पिछले बच्चे से आई। पिछले बच्चे से एंटीबॉडी का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि पिछला बच्चा पॉजिटिव था और वो पॉजिटिव आरबीसी मदर में एंटर हुई और मदर के अंदर 72 घंटे में निर्माण हो गया एंटीबॉडी का। तो ये पर्टिकुलर थीम हो गई बीमारी की। अब ये जो पर्टिकुलर बच्चा होगा चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, कभी भी इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डेवलप हो जाएगा और इसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने वाले। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं समझिए आप। ये जो पर्टिकुलर बच्चा है, क्या इसमें आप आरबीसी के नंबर काउंट कराओ। मान के चलो 7वें महीने की घटना है, आरबीसी को आप गिनो, नॉर्मल मिलेंगी या कम मिलेंगी? इस बच्चे में यदि आप आरबीसी को गिनोगे तो नॉर्मल मिलेंगी या कम मिलेंगी? तो सीधा सा आंसर है कम मिलेंगी। क्यों कम मिलेंगी? नष्ट हो गई। क्यों कम मिलेंगी? नष्ट हो गई। इसका मतलब है इस बच्चे में आरबीसी के नंबर कम हैं और जब आरबीसी के नंबर कम हो जाएं तो बीमारी को नाम देते हैं एनीमिया। आरबीसी के नंबर कम होना, बीमारी को क्या नाम देंगे अपन? एनीमिया। अच्छा, कौन सा एनीमिया है ये? वो एनीमिया है जो आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने की वजह से हो रहा है और आरबीसी के एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से होने वाला एनीमिया। आरबीसी के एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से होने वाला एनीमिया, बताओ क्या नाम दें अपन? हीमोलाइटिक एनीमिया। कंडीशन नंबर 2, जब आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है तो आरबीसी के टूटने से बिलीरुबिन बन रहा है। इस बच्चे में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा और बच्चे में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना, बताओ कौन सी बीमारी कॉज करता है? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना कौन सी बीमारी कॉज करता है? आंसर है जॉन्डिस कॉज करेगा। अच्छा, कौन सा जॉन्डिस है ये? आरबीसी के टूटने की वजह से होने वाला जॉन्डिस। और आरबीसी के टूटने की वजह से होने वाले जॉन्डिस को नाम देंगे अपन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। क्या नाम देना चाहेंगे? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। बच्चे में पैदा होने वाली समस्याओं को डील कर रहे हैं अपन। क्या डील कर रहे हैं? बच्चे में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाएगा। अच्छा, बच्चा 7 महीने का है, 7 महीने के बच्चे में ब्लड ब्रेन बैरियर मैच्योर नहीं होगा तो जो शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बड़ा है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन में बेसल गैंग्लियन को नष्ट करने लग जाएगा
और जब बिलीरुबिन शरीर में बढ़ा हुआ रहता है तो बीमारी का नाम है इक्टेरस, परंतु वही बिलीरुबिन जब ब्रेन में पहुंच जाए तो बीमारी को नाम देते हैं कर्निकटेरस। बीमारी को क्या नाम दिया जाएगा अपने द्वारा? कर्निकटेरस नाम दिया जाएगा। तो बच्चे में डेवलप हो जाएगा कर्निकटेरस। अच्छा, ये जो बच्चा है इसको सिंपल शुद्ध भाषा में यदि मैं बोलूं तो यूं बोल सकता हूं कि इसके बेचारे के खून का पानी हो गया। अच्छा, पानी क्यों हो गया? क्योंकि खून में रहता ही क्या है? सर्वाधिक आरबीसी। हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीसी की। इसका मतलब आरबीसी तो इसमें लगभग नष्ट हो गई। जो आरबीसी हैं वो बड़े साइज की हैं, जो आरबीसी हैं वो एरिथ्रोब्लास्ट वाली अवस्था में हैं, तो इसकी किडनी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और बहुत ज्यादा कम हो जाए तो हो सकता है बच्चे की किडनी काम करना बंद कर दे। और बच्चे की किडनी काम करना बंद करना कंडीशन को बोलेंगे रीनल फेलियर या रीनल शटडाउन। कंडीशन को बोलेंगे रीनल फेलियर या रीनल शटडाउन। किडनी फेल हो सकती है बच्चे की। अच्छा, सर्कुलेशन का मीनिंग आप जानते हैं। सर्कुलेशन अपनी बॉडी में इस तरीके से होता है, ये अपना हार्ट है, यहां से निकलती है अयोर्टा और यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, यहां पर आपको पता होगा इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा आकर खुलती है और यहां पर खुलती है पल्मोनरी वेन। देखिए, गौर करें इस बिंदु में, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा इंफीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फिर लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अयोर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। अब सोचो, किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किडनी काम नहीं कर रही, क्या हार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है? बच्चे के खून का पानी हो गया तो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हार्ट जो पंप कर रहा था इस तरीके से, अब वो इस तरीके से पंप कर रहा है, धीमे धीमे पंप कर रहा है। सोचो, धीमे धीमे पंप करने का मतलब क्या होगा? यहां से आगे ब्लड का जाना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। अब सोचो, जब ब्लड आगे नहीं जा रहा है बट पीछे से तो आ रहा है, ब्लड वेसल से तो ब्लड आ रहा है, अब ये ब्लड जब आएगा तो ये रिसीव नहीं करेगा क्योंकि पंपिंग कम हो गई। अल्टीमेटली बैक में फ्लूइड जाएगा और बैक में जाने का मतलब है लीवर में पानी भर जाएगा, किडनी में पानी भर जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा। किडनी में पानी भर गया, किडनी खराब, लंग्स में पानी भर गया, लंग्स खराब, लीवर में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, इसका मतलब मल्टीपल ऑर्गन में पानी भर गया, मल्टीपल ऑर्गन खराब। और सारे ऑर्गन खराब होने का मतलब है इंसान की डेथ या बच्चे की डेथ। अब यह मरा हुआ बच्चा या डेथ बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे का यदि आप पोस्टमार्टम कराएं और उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन को देखें तो आपको मिलेगा किडनी में पानी, लीवर में पानी, लंग्स में पानी, पेट में पानी या जीआईटी में पानी, तो पूरे शरीर में पानी भरने से बच्चा मर गया। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं हाइड्रोपस फीटेलिस। इस पर्टिकुलर अवस्था का नाम है हाइड्रोपस फीटेलिस। तो ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं, ये जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, इसको कौन सी बीमारी हो गई? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इस बीमारी की वजह से इस बच्चे में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होना संभावित है? कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होना संभावित है? तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस। कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो गए? हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, कर्निकटेरस, रीनल फेलियर और बच्चा मल्टीपल ऑर्गन में पानी भरने से मर गया। इस कंडीशन को नाम देते हैं हाइड्रोपस फीटेलिस। तो ये एक हेडिंग हो गई कॉम्प्लिकेशन टू द फीटस हु इज सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। कॉम्प्लिकेशन टू द फीटस हु इज सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। अब मान के चलो इस बच्चे में जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं तो मदर को भी तो कोई समस्या होगी। इस बच्चे में जब फीटल डिस्ट्रेस डेवलप होगा, बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन से जो रिलीज होंगे मदर के यूट्रस में, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से 7वें 8वें या 9वें महीने या 6ठे महीने पर यह बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा।
ये बच्चा समय से पहले डिलीवर्ड हो गया, तो मदर को क्या समस्या डेवलप हो सकती है? उस समस्या को बोलेंगे प्री मैच्योर डिलीवरी। उस समस्या को बोलेंगे प्री मैच्योर डिलीवरी। बच्चा 9 महीने से पहले ही पैदा हो जाएगा, तो ये समस्या तो मदर को होगी और ये समस्या बच्चे को होगी। तो यहां पर अपन ने सबसे पहले तो बीमारी का बेस पढ़ा। बीमारी का बेस पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा बच्चे को कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, और उसके बाद मदर को क्या समस्या होंगी। तो मदर को होने वाली समस्या क्या होगी? बच्चा 6, 7, 8वें महीने पे डिलीवर्ड हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे प्री मैच्योर डिलीवरी। बच्चा जो डिलीवर्ड हुआ है, मान के चलो 7वें महीने में डिलीवर्ड हुआ। बच्चा जो डिलीवर्ड हुआ है, सोचो 7वें महीने में डिलीवर्ड हुआ। अच्छा, क्या बीमारी हो गई बच्चे को? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गया। तो क्या अपन 7वें महीने में पैदा हुए इस बच्चे की जान बचा सकते हैं? यस, बचा सकते। 7वें महीने में पैदा हुए बच्चे की जान बचा सकते हैं क्या? यस, बचा सकते हैं। देखो कैसे बचाएंगे। 7 महीने का बच्चा डिलीवर्ड हो गया, सबसे पहले बच्चे को ले जाओ एनआईसीयू में। अच्छा, सांस लेने में निश्चित तौर पर कठिनाई हो रही होगी, बच्चे को वेंटिलेटर पे ले लो। सांस लेने में कठिनाई हो रही होगी, बच्चे को वेंटिलेटर पे ले लो। अच्छा, 7 महीने का बच्चा हुआ है तो इसके लंग्स मैच्योर नहीं है, और लंग्स मैच्योर नहीं है तो यहां पर बच्चे को इंजेक्शन लगा दो लंग्स की मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए, और उस पर्टिकुलर इंजेक्शन का नाम है डेक्सामेथासोन। उस पर्टिकुलर इंजेक्शन का नाम है डेक्सामेथासोन। अब देखो, यदि ये वाले कॉम्प्लिकेशन हो गए तो समझ लो बच्चे की डेथ होना निश्चित है। मान के चलो अभी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, यहीं तक बात सीमित है। सोचो क्या समस्या है बच्चे में। बच्चे में 2 मेजर समस्याएं, एक तो पीलिया हो रहा है। 2 मेजर समस्याएं हैं, एक तो पीलिया हो रहा है और एक उसमें ब्लड नहीं है, आरबीसी नहीं है, और आरबीसी जो है वो इमेच्योर है। तो पहला मकसद होगा कि जो पीलिया हो रहा है, पीलिया को कम करने या खत्म करने के लिए अपन देंगे फोटोथेरेपी। पीलिया को खत्म करने के लिए क्या देंगे अपन? फोटोथेरेपी। अच्छा, ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है तो उसमें ब्लड लगा दो, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो या पीसीवी ट्रांसफ्यूज कर दो। ब्लड लगा दो, ब्लड लगाने में या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो या पीसीवी ट्रांसफ्यूज कर दो। यहां पर एक स्पेशल क्वेश्चन है। 7 महीने का बच्चा पैदा हुआ, बी पॉजिटिव है, आपको ब्लड बैंक भेजा जाएगा, जाओ ब्लड ले आओ। कौन सा ब्लड इस बच्चे को लगाना उचित होगा? बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव? कौन सा ब्लड इसको लगाएं? अब सीधा सा मतलब है कि सर बच्चा बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव लगा दो, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव लगा दो। अब इसको समझो आप, ये वो बच्चा है जो बी पॉजिटिव है। इस बेचारे को आईसीयू में रखा है आपने, और ये बच्चा बी पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव होने का मतलब इस बच्चे में जो आरबीसी हैं उन पर डी एंटीजन लगी हुई है। अब आप इस बच्चे को बी पॉजिटिव ब्लड लगाते हैं, सोचो मदर से इसमें एंटीबॉडी भी आई हुई है, मदर से इसमें एंटीबॉडी भी आई हुई है। जैसे ही आप इस बच्चे को बी पॉजिटिव ब्लड लगाएंगे और ये ब्लड इसकी ब्लड वेसल में जाएगा, तो ये एंटीबॉडी तुरंत इस बी पॉजिटिव आरबीसी को नष्ट कर देगी। सोचो, जो ब्लड आप दे रहे हो क्या वो इस बच्चे में फायदा पहुंचाएगा? नहीं, तुरंत आरबीसी नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, आरबीसी नष्ट होंगी तो फायदा तो छोड़ो, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि पीलिया बढ़ेगा। नुकसान ये होगा कि पीलिया बढ़ेगा। तो बेहतर चॉइस ये है अपने पास कि इस बच्चे को शुरुआती 24 घंटे, इस बच्चे को शुरुआती 24 घंटे आप बी पॉजिटिव ब्लड ना लगाकर नेगेटिव ब्लड लगाओ। बी पॉजिटिव ब्लड ना लगाकर नेगेटिव ब्लड लगाओ। देखो, नेगेटिव ब्लड जाएगा तो आरबीसी पर डी एंटीजन नहीं होगी, और डी एंटीजन नहीं होगी तो यहां पर जो मदर से एंटीबॉडी भी आई है ये इसको डेस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी। तो ये मैच्योर आरबीसी बच्चे के शरीर में कुछ काम आएंगी। तो यहां पर स्पेशल पॉइंट होता है, बच्चा भले से पॉजिटिव है, बच्चा भले से पॉजिटिव है, बट उस बच्चे को कौन सा ब्लड आप लगाना चाहोगे? शुरुआती 24 घंटे में अपन बच्चे को ब्लड लगाएंगे नेगेटिव। यहां पर फिर से एक वर्ड है जो शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 24 घंटे बाद क्या पॉजिटिव लगा सकते हैं?
कि सर 24 घंटे बाद क्या पॉजिटिव लगा सकते हैं, तो मेरा आंसर है हां लगा सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन है कि 24 घंटे बाद एंटीबॉडी कहां जाएंगी? 24 घंटे बाद जो मदर से एंटीबॉडी मिली है वो कहां जाएंगी? वो गायब हो जाएंगी। कि सर कैसे गायब हो जाएंगी? तो देखो 24 घंटे में ये खुद भी तो आरबीसी बनाएगा, खुद भी तो आरबीसी बनाएगा। अच्छा मान के चलो मदर से 100 एंटीबॉडी इसको मिल गई, बट एंटीबॉडी आने का रूट तो बंद हो गया, प्लेसेंटा खत्म हो गया, डिलीवरी हो गई। अब ये 100 आरबीसी जो इसके अंदर होंगी, 100 एंटीबॉडी जो इसके अंदर होंगी, जो खुद 100 आरबीसी बनाएगा एक दिन में, वो रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो जो एंटीबॉडी इसको मदर से मिलती हैं वो 24 घंटे में नष्ट हो जाती है। 24 घंटे में किससे नष्ट हो जाती है? खुद की आरबीसी से। ये खुद जो आरबीसी बनाएगा वो भी पॉजिटिव होंगी और खुद की आरबीसी से उन एंटीबॉडी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो 24 घंटे बाद यदि आप चाहो तो इसको पॉजिटिव ब्लड लगा सकते हो, बट शुरुआती 24 घंटे में कौन सा ब्लड आपको लगाना है? आंसर है नेगेटिव ब्लड लगाना। तो इस तरीके से यदि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो इस 7 महीने के बच्चे की जान बचाया जाना पॉसिबल होगा। ये जो हेडिंग अपन ने लिखी है इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो यहां पर मैंने आपको बेसिकली 4 पॉइंट पढ़ा दिए। पहला पॉइंट पढ़ाया यह बीमारी कैसे डेवलप होती है, कब डेवलप होती है, इस बीमारी के डेवलप होने के बाद बच्चे में क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट पढ़ाया मदर में क्या नुकसान हो सकता है, और लास्ट पॉइंट यदि ये बच्चा पैदा होता है तो इसकी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। तो जान बचाने के लिए बच्चे को पैदा होते ही कहां ले गए? एनआईसीयू में ले गए। किस पर रख दिया? वेंटिलेटर पर, क्योंकि 7 महीने का बच्चा है, ऑक्सीजन की लेने में असमर्थ होगा। लंग्स की मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए डेक्सामेथासोन लगा दिया। पीलिया को खत्म करने के लिए फोटोथेरेपी में रख दिया। और मेन कमी तो ब्लड की है बच्चे में, आरबीसी नष्ट हो गई मैच्योर, तो ब्लड लगा दो। ध्यान रखने वाली बात, यहां जो ब्लड लगाते हैं वो शुरुआती 24 घंटे में नेगेटिव ब्लड लगाते हैं। क्यों भैया, पॉजिटिव में क्या नुकसान है? अरे बच्चे में एंटीबॉडी है, कहां से आई है? मदर से आई है। अच्छा फिर 24 घंटे बाद खत्म हो जाएंगी क्या? हां खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी? बच्चा खुद बनाएगा आरबीसी, और बच्चे की जो आरबीसी है वो पॉजिटिव होंगी। तो जो मदर से एंटीबॉडी मिली है वो बच्चे की आरबीसी के साथ रिएक्शन करके नष्ट हो जाएंगी। आप 24 घंटे बाद भले से पॉजिटिव लगा सकते हो, बट शुरुआती 24 घंटे में कैसा ब्लड लगाना होगा? आपको नेगेटिव। तो यहां तक का डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां अपन बात करें, ये कंडीशन तो किसी के भी साथ हो सकती है कि एक पॉजिटिव वाले मेल की शादी नेगेटिव फीमेल से हो जाए, क्योंकि अपने इंडिया में ब्लड ग्रुप देखकर तो शादियां होती नहीं है। तो जब शादी हो रही है तो शादी के दौरान तो अपने यहां गुण मिलाते हैं। 2-4 देश ऐसे भी हैं जहां पर ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराते हैं। तो मीनिंग है कि अपने यहां तो ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली कहीं भी हो सकता है। तो क्यों ना इस बीमारी को होने से पहले ही रोक दें, क्यों ना इस बीमारी को होने से पहले ही रोक दें। तो बीमारी को होने से पहले रोकना, बीमारी को होने से पहले रोकना, इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो देखो इसको रोकने का क्या उपाय होता है। ये फिर से मदर का यूट्रस, ये बेबी, मदर है RH नेगेटिव, पहला बच्चा पैदा हो रहा है RH पॉजिटिव। 9 महीने की डिलीवरी हो गई। 9 महीने बाद जब बेबी का जन्म हुआ तो सबसे पहला काम होता है, ये मदर नेगेटिव है तो आजकल ANC कार्ड बनता है। ANC कार्ड में ब्लड ग्रुप चेक होता है मदर का, और मदर का ब्लड ग्रुप चेक होता है। यदि नेगेटिव है तो ऊपर ही रेड पेन से लिख दिया जाता है नेगेटिव। इसका मतलब है यह मदर ससेप्टिबल है कि इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकता है। ये बच्चा, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चा पैदा हुआ तो इसका पैदा होते ही ब्लड ग्रुप चेक करते हैं अस्पताल में। यदि मदर नेगेटिव है तो
मदर पॉजिटिव है तो चेक करने की जरूरत नहीं, मदर नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड सैंपल लेते हैं तुरंत। अगर बच्चे का ब्लड सैंपल मिला नेगेटिव, बच्चे का ब्लड सैंपल मिला नेगेटिव, तो नेगेटिव मदर ने नेगेटिव बच्चे को जन्म दिया, कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं करना। बट यदि ये मिलता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव मदर ने पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया, अगले बच्चों में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकता है। अब अपन को स्टेप उठाना होगा, तो स्टेप ये उठाएंगे कि अपन मदर के अंदर एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, मदर के अंदर एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है रोगाम। इस पर्टिकुलर इंजेक्शन का नाम है रोगाम। क्या आता है रोगाम के अंदर? रोगाम के अंदर आता है एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन आता है। ये इंजेक्शन लगाते हैं अपन मदर में, ताकि आने वाले बच्चों में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ना हो। ये जो रोगाम लगाते हैं इसका रूट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका रूट होता है आईएम। रोगाम का रूट होता है आईएम। अच्छा, डोज क्या होती है रोगाम की? इसकी डोज होती है 300 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम, या इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, कब लगाएं इसको? बच्चा पैदा होते ही, पॉजिटिव रिजल्ट आते ही लगा दो। अच्छा, कितने दिन तक लगा सकते हैं? 3 दिन, केवल और केवल 3 दिन। 3 दिन बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो RH नेगेटिव मदर जब RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के 72 घंटे के अंतराल में इसको लगाया जाता है। जन्म देने के 72 घंटे के अंतराल में इसको लगाया जाता है। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया है कि रोगाम का रूट क्या होता है? आईएम। डोज क्या होती है? 300 माइक्रोग्राम। जन्म के कितनी देर बाद लगाते हैं? 72 घंटे बाद। यदि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि एक RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव बच्चे को जन्म देती है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से बचाने के लिए रोगाम लगाया जाएगा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या नहीं लगाया जाना उचित होगा, या रोगाम को लगाने की जरूरत नहीं है? तो बताओ बेस्ट आंसर क्या होगा? देखें, सारे साथियों का आंसर आ रहा है 72 घंटे। अब यहीं पर गड़बड़ कर देते हो आप। इसका आंसर है लगाना जरूरी नहीं है, लगाना जरूरी नहीं है। शायद आपने मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया, रिवर्स करके गौर कर लो। जब एक RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव बच्चे को जन्म देती है, तो आने वाली पीढ़ी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से बचाने के लिए रोगाम लगाते हैं। कब? जरूरत ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन में बोला है RH पॉजिटिव मदर। बताओ, पॉजिटिव मदर है तो कोई जरूरत है क्या? नो, रोगाम लगाने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत है? जब एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के 72 घंटे के अंतराल में मदर को यह रोगाम का इंजेक्शन लगना चाहिए। मेरा यहां पर क्वेश्चन है आपसे, ये जो रोगाम आप लगा रहे हो, क्या फायदा होगा इससे? शायद आप आंसर भी दे पा रहे हैं कि सर इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अच्छा, एंटीबॉडी को रोकने के लिए रोगाम लगा रहे हो आप, एंटीबॉडी को रोकने के लिए रोगाम लगा रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोगाम? रोगाम इज ए एंटीजन और एंटीबॉडी। व्हाट इज द रोगाम? रोगाम इज ए एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं बनने देगा ये, तो ये खुद क्या है? एंटीजन है या एंटीबॉडी है? देखें, इसका आंसर है यह है एंटीबॉडी। देखो, बड़ी अजीब सी बात लग रही है। यह एंटीबॉडी होती है जो एंटीबॉडी को बनने से रोकती। इसमें थीम क्या बताई थी अपन ने? बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाएगा,
बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाएगा, इसका मतलब है बच्चे की आरबीसी जाएंगी मदर में। अच्छा, कैसी है बच्चे की आरबीसी? जिन पर डी एंटीजन है। कैसी है बच्चे की आरबीसी? जिन पर डी एंटीजन है। ये मदर में पहुंच गई। अच्छा, मदर में ये एंटीबॉडी बनाएंगी, कितनी देर में बनाएंगी एंटीबॉडी? 72 घंटे में। कितनी देर में बनाएंगी एंटीबॉडी? 72 घंटे में। देखें, 72 घंटे में ये एंटीबॉडी बनाएंगी। आपने 72 घंटे में ही रोगाम लगा दिया, बोले तो एंटीबॉडी लगा दी। ये क्या है? एंटीजन। इसका मतलब रोगाम जो एंटीबॉडी है वो इन एंटीजन को मार डालेगा। एंटीजन को मारने का क्या मतलब हुआ? जो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में आया था, मदर में तो पहले से 5 लीटर ब्लड है, बच्चे का 5-10 ml ब्लड आया था, वो नष्ट हो गया। बताओ मदर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जब जितनी भी आरबीसी आई थी वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी, तो क्या मदर में एंटीबॉडी का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो जो इस रूट की वजह से एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए? तो ये जो आरबीसी बच्चे की मदर में आती है, इनको नष्ट करने का काम करता है रोगाम। और ये जो आरबीसी मदर के ब्लड में आई है, क्या है? ये एंटीजन। और रोगाम इनको मार रहा है, तो रोगाम क्या है? एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का क्या फायदा होगा कि अब मदर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। और सोचो, जब एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो क्या अगले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होगा? नहीं होगा। तो इट इज द प्रिवेंशन ऑफ नेक्स्ट बेबी फॉर अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस से बचाने के लिए प्रिवेंशन करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या समझाया मैंने आपको? यदि एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के 72 घंटे के दौरान मदर में किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? रोगाम का। व्हाट इज द रोगाम? रोगाम इज ए एंटीबॉडी। इसलिए क्या नाम दे रहे हैं अपन रोगाम को? गौर करो आप, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन नाम आते ही समझ जाना चाहिए एंटीबॉडी। किस रूट से लगाओगे मदर में आप? IM रूट से। क्या डोज होगी इस पर्टिकुलर इंजेक्शन की? 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट। बच्चे के जन्म होने के कितनी देर बाद आप रोगाम लगाना चाहोगे? आंसर है 72 घंटे के दौरान। क्या करेगा ये रोगाम? मदर को लगा रहे हो, मदर में जब एंटीबॉडी जाएंगी, रोगाम जाएगा, तो जो बच्चे की आरबीसी मदर को मिली है वो नष्ट हो जाएंगी। और आरबीसी नष्ट होने का मतलब है एंटीबॉडी बनने का रूट आपने खत्म कर दिया। अब अगले बच्चे में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इट इज द प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस का पूरा केस हो गया। सारे के सारे पॉइंट और फैक्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए। क्या बताया मैंने? यदि मैं उनको समराइज करूं पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, हाउ इट इज डेवलप्ड। पहला पोर्शन है यह बीमारी कैसे डेवलप होती है, ये मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया इसमें? फादर क्या होना चाहिए? RH पॉजिटिव। मदर क्या होनी चाहिए? RH नेगेटिव। बच्चा क्या होना चाहिए? RH पॉजिटिव। क्या पहले बच्चे में किसी तरह की कोई समस्या आने वाली है? नहीं। 9 महीने तक इस बच्चे में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये बच्चा है RH पॉजिटिव, जिसमें आरबीसी जो बन रही हैं उन पर डी एंटीजन लगी हुई। इसके साथ 3 महीने में प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। मदर है RH नेगेटिव। एक ही पॉइंट से अपन ने पूरे के पूरे पोर्शन को पढ़ा है कि जब डिलीवरी होगी तो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड ड्यू टू सम अननोन कॉज बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाएगा। तो देखो घटना क्या होगी कि पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को मिल जाएगा।
पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को मिल जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को मिलेगा तो इस मदर में क्या बनना चालू हो गई, एंटीबॉडी। क्या बनना चालू हो गई, एंटीबॉडी। अब पहला बच्चा तो सही पैदा हो गया, बिना बीमारी के पैदा हो गया। अब ये 3 साल बाद जब दूसरा बच्चा पैदा होगा और कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, बच्चा फिर से पॉजिटिव है, तो 3 महीने बाद प्लेसेंटा का निर्माण होगा। प्लेसेंटा एंटीजन को तो नहीं गुजरने देता, बट एंटीबॉडी को गुजरने देगा। तो देखो, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने में ये एंटीबॉडी क्रॉस करके बच्चे में पहुंचेगी। डी एंटीजन के प्रति बनने वाली एंटीबॉडी है, ये बच्चे की आरबीसी को खाने लग जाएंगी। बच्चे की आरबीसी को खाने का मतलब आरबीसी नष्ट होने लग जाएंगी। इस फीटस में आरबीसी नष्ट होंगी तो जनरल सा मतलब है बच्चे के पूरे शरीर में हाइपोक्सिया होगा। अच्छा, हाइपोक्सिया होगा तो किडनी में भी हाइपोक्सिया होगा। किडनी में हाइपोक्सिया होगा तो बच्चे के अंदर एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो इसका बोन मैरो जल्दी जल्दी आरबीसी बनाएगा। इतनी जल्दी आरबीसी बनाने की वजह से क्या ये आरबीसी मैच्योर हो पाएंगी? नहीं, इमेच्योर आरबीसी आ जाएंगी। और ध्यान हो तो न्यूक्लिएटेड इमेच्योर आरबीसी को प्रो एरिथ्रोब्लास्ट नाम दिया था अपन ने 20 माइक्रोन की। तो इस बच्चे के अंदर, दूसरे बच्चे के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर बढ़ जाएंगे। एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर का बढ़ जाना एरिथ्रोब्लास्टोसिस, और फीटस में इसके नंबर बढ़े हैं, कंडीशन को बोलेंगे फीटेलिस। इसलिए बीमारी को नाम देते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या क्या दिक्कत आएगी यहां पर, इस बच्चे को क्या क्या दिक्कत आएगी? तो दूसरा पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया था, कॉम्प्लिकेशन टू द फीटस। कॉम्प्लिकेशन टू फीटस, बच्चे में क्या समस्या आएगी? शायद अच्छे से आपको समझ में आ गया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक जॉइंडिस, कर्निक-टेरस, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, सारे ऑर्गन में पानी भरने से बच्चे का मर जाना, हाइड्रोपस फीटेलिस। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन टू द फीटस। पोर्शन नंबर 3, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे मदर में? क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे मदर में? तो इस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी 6ठे महीने, 7वें महीने या 8वें महीने पर। तो समय से पहले ही डिलीवरी हो जाना, क्या बोलेंगे अपन? प्री मैच्योर डिलीवरी। क्या नाम देंगे अपन? प्री मैच्योर डिलीवरी। तो ये मदर में कॉम्प्लिकेशन होंगे। क्या ये 6-7 महीने के बच्चे की जान बचाना पॉसिबल हो सकता है? यस। तो यहां अगला पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ट्रीटमेंट ऑफ बेबी। ट्रीटमेंट ऑफ बेबी, उस बच्चे का इलाज जिसको क्या हो गया है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ट्रीटमेंट ऑफ बेबी विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ट्रीटमेंट ऑफ बेबी विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या इलाज किया? जन्म लेते ही इसको एनआईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पर रख दिया, ऑक्सीजन लगा दी, डेक्सामेथासोन लगा दिया। क्यों? 7 महीने का बच्चा है, लंग्स की मैच्योरिटी को बढ़ाना है। पीलिया हो रहा है तो फोटोथेरेपी में रख दिया और इसको ब्लड दिया। कैसा ब्लड देना चाहेंगे? पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ है, बट शुरुआती 24 घंटे में दिया जाने वाला ब्लड कैसा होगा? आरएच नेगेटिव। सॉरी, शुरुआती 24 घंटे में कैसा ब्लड देंगे? आरएच नेगेटिव। विशेष तौर से ध्यान रखना है, पॉजिटिव देंगे तो एंटीबॉडी जो मदर से मिली है वो उस पर्टिकुलर आरबीसी को नष्ट कर देंगी। तो इसलिए शुरुआती 24 घंटे में आरएच नेगेटिव ब्लड देंगे। अब ऐसी नौबती क्यों आने दो? आप ऐसी नौबती क्यों आने दो? क्यों ना इसको शुरुआत में ही रोक दिया जाए। तो अगला पॉइंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या है प्रिवेंशन? रोगाम लगा दो। किसको लगा दो? मदर को लगा दो। क्या है रोगाम? एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। कितनी देर में लगा दें और कब लगा दें? तब लगाना है जब एक आरएच नेगेटिव मदर
RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, जन्म होने के 72 घंटे के दौरान लगाना। अच्छा, 72 घंटे बाद लगाएं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत हो सकती है? 72 घंटे में तो बच्चे हो, मदर में एंटीबॉडी बन जाएंगी। बताओ, एंटीबॉडी बनने के बाद लगाने का क्या फायदा? तो केवल 72 घंटे में लगाना। अच्छा, कौन से रूट से लगाना है? IM रूट से लगाना है। डोज क्या लगानी? 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये इसका प्रिवेंशन हो गया। तो 5 पॉइंटों के अंदर ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बीमारी अपन ने पढ़ ली। मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। शुरुआती 4 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे, चारों क्वेश्चनों का जवाब आपको इसके अंतर्गत मिल गया होगा। कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 1, इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए जो रोगाम लगाते हैं उसकी पर्टिकुलर साइट या रूट बता दो। आंसर है IM। डोज बता दो, 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट, एक ही बात है। कितनी देर में लगाना है वो रोगाम इंजेक्शन? 72 घंटे में लगाना है। किसको लगाना है? मदर को। कब लगाना है? जब मदर क्या हो? RH नेगेटिव और बच्चा क्या हो? RH पॉजिटिव। और अगला पॉइंट है, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से ग्रसित बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ब्लड लगाते हैं, क्योंकि ब्लड की उसमें बेहद कमी हो चुकी। तो जो ब्लड आप उसको लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए? शुरुआती 24 घंटे में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बच्चा है बट ब्लड कैसा लगाओगे? नेगेटिव। अच्छा, 24 घंटे बाद क्या एंटीबॉडी खत्म हो जाएंगी? यस, खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी? बच्चा खुद जो अपनी RBC बनाएगा उनसे वो एंटीबॉडी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो रूट तो खत्म ही हो गया। तो शुरुआती 24 घंटे में आपको RH नेगेटिव ब्लड एडमिनिस्टर करना है। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होता है, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपने दिमाग में आते हैं, अब चूंकि वार्तालाप नहीं हो पा रही तो बहुत सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप इनको सोचें और सारे के सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लें जो आपके डाउट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपकी तरफ से मैं पूछूंगा, क्योंकि इतने सालों से वो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन बाकी हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं, और सारे क्वेश्चनों को अपन यहां पे सॉल्व करें। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गया, तो अगले में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और एक और टॉपिक होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और साथ में इसमें बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आज का पूरा समझ में आ गया होगा। आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।